नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गंगा में तैरते मिले शवों को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने असल में गंगा मां को रुलाया है। राहुल ने बिना नाम लिए सीधे पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की, जिसमें दावा किया गया है कि गंगा किनारे 1140 किलोमीटर 2000 से ज्यादा शव इस एरिया में मिले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कानपुर के शेरेश्वर घाट पर आधा किलोमीटर के एरिया में 400 लाशें दफन हैं। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था, बलिया और गाजीपुर में गंगा में शव तैर रहे। रिपोर्ट में उन्नाव में नदी के किनारे बड़े पैमाने पर शव दफनाने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताते चले, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और कानपुर जैसे शहरों से आधिकारिक संख्या कम बताई जा रही है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि बिहार के अधिकारियों ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश से 71 शव बरामद किए, बहकर जो है वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। अधिकारियों ने इसके बाद नदी में नेट लगा दिया है। विपक्ष ने राज्य में कोविड की मौतों को कम बताने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर अब हमला बोल डाला। तो वहीं बक्सर से कांग्रेस के विधायक संजय कुमार तिवारी कहते हैं, पहली बात तो ये लाशें यूपी से आई हैं। अब लाशें यूपी से बिहार में ना आ सके, इसके लिए हमने 2 जगह नदी में बड़ा जाल बिछा दिया है। गंगा में शव प्रवाह कब तक, अनाथों का शव आखिर कब तक, आपको बताते चले ये बहते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चले, लगातार गंगा में शव मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। तो चक्रव्यूह में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नदी में कब तक शवों को प्रवाहित किया जाता रहेगा और उनकी पहचान आखिर कब हो सकेगी। चक्रव्यूह में आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं, आपको वो दिखा देते हैं। गंगा में शव प्रवाह आखिर कब तक होता रहेगा? उत्तर प्रदेश से बिहार शव जा रहे हैं या फिर आपको बता चले, संख्यों की जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो कम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। यहां पर सवाल महत्वपूर्ण ये भी, क्या आपदा में अवसर तो नहीं तलाश रहा है विपक्ष, जिस तरीके से लगातार सूबे की सरकार पर वो हमलावर हो रहा है। अज्ञात शवों की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर है? ये जो शव गंगा में प्रवाहित होकर के एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी? आखिर कौन जिम्मेदार है इस महामारी के बीच में बहते हुए शवों का? आपको बताते चले, आखिर सवाल यह भी है कि आखिर किस बेबसी में इन शवों को प्रवाहित किया होगा? गंगा में शव प्रवाह आखिर कब तक होता रहेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, चक्रव्यूह में आर्या न्यूज के आज सवाल, शवों के ढेर पर आखिर सियासत कब तक होती रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको बताते चलिए, आज हम सवाल पूछ रहे हैं, अज्ञात शवों की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधे पर है? बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर विपक्ष की? जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ये कह रही है और राज्य की सरकारें ये कह रही हैं कि विपक्ष इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश यहां पर कर रहा है। सवाल ये, क्या सच में अवसर तलाशने की कोशिश विपक्ष कर रहा है या फिर संक्रमण की जो दर है, जिनकी मृत्यु हो रही है कोविड-19 से, उनके आंकड़ों की संख्या को छुपाने की कोशिश यहां पर सरकारों के द्वारा की जा रही है? क्योंकि लगातार आपको बताते चले, पिछले 3 से 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी गई, मौत के आंकड़ों में कमी देखी गई और इसी दरमियान खबरें लगातार वायरल हो रही हैं कि गंगा में ये जो शव प्रवाहित हो रहे हैं, आखिर ये कहां से प्रवाहित किए जा रहे, किस बेबसी में, आखिर ऐसे कौन सा परिवार है जिन्होंने इन्हें प्रवाहित किया है? आपको बताते चले, महत्वपूर्ण सवाल आज हम चक्रव्यूह में पूछ रहे हैं कि आखिर इन अज्ञात शवों की जिम्मेदारी किसकी बनेगी? गंगा नदी में आखिर लाशें जो प्रवाहित की जा रही हैं, ये कहां से प्रवाहित की जा रही हैं? कहां से इन्हें गंगा नदी में डाला जा रहा है और इसके साथ साथ इसकी जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी? उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार? जवाब देना पड़ेगा। आपको बताते चले,
आपको बताते चले कि विपक्ष केंद्र सरकार पर अब इस पूरे मामले पर हमलावर हो रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता हैं संजय गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता आरके मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब दोनों मेहमानों का स्वागत है आरएन न्यूज पर। सबसे पहले आरके मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। गंगा में शव प्रवाहित हो रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? पल्लवी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इसमें, तो आखिर ये गंगा में जो प्रवाहित हो रही है जो लाशें हैं, तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, ये थोड़ा तलाशना पड़ेगा। पहली बात तो ये जो कि ये वो लाशें जो बह करके आ रही है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान लीजिए कि अगर ये सबसे पहले तो जिम्मेदारी, जैसे अभी क्या है, कोरोना की वजह से क्या होता है, तो 4 व्यक्ति भी नहीं मिल पाते हैं उस लाश को कंधा देने के लिए, जिनके परिजन जो है सो इस मृत्यु के प्यास में चले गए, और वहां पर 4 व्यक्ति नहीं मिल पा रहे। तो एक तो ये चीज है इसके पीछे, क्योंकि कल भी हमने कई डिबेट में हमने ऐसा देखा है, उसके पीछे जो रीजन है, एक तो वो चीज है। दूसरी बात, जो क्रीमेशन में जहां तक लंबी कतारें हैं और जिस तरह से डेड बॉडी का जिस तरह से वहां पर दुर्दशा होती है, इस वजह से भी कुछ ऐसे परिजन हैं जो गंगा नदी में लाश को प्रवाहित करके और फिर उसके बाद वहां से वो निवृत्त होकर के निकल रहे हैं। तो कुछ ऐसे रीजन है। देखिए, रीजन तलाशने की जरूरत है, न कि पक्ष और विपक्ष द्वारा आरोप और प्रत्यारोप की बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है जो कि इस महामारी में जिस तरह से हम लोग 2-4 हो रहे हैं, प्रतिदिन की बात है, तो जिस तरह से 2-4 हो रहे हैं, उस 2-4 को हम किस तरह से कम करें, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे जो कारण है, उसको तलाशने की जरूरत है। अब मान लीजिए अगर बिहार में कोई लाश बह करके जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? यूपी में अगर कोई लाश बह करके आ रही है तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? पंजाब में कोई लाश अगर है तो किसकी होनी चाहिए, बताइए ना। तो मेरा ये कहने का मतलब, किसकी होनी चाहिए आरके मिश्रा जी? रीजन क्या है, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? उसी के पीछे रीजन, आखिर क्यों इस तरह से डेड बॉडी को प्रवाहित किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो उस चीज को देखना परेगा, उसके पीछे रीजन क्या है, जवाबदेही किसकी बनेगी, देखना चाहिए। देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूं कि इसके पीछे रीजन क्या है। एक तो वो है जो कि जिसमें 4 व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं जिसको कंधा देने के लिए डेड बॉडी को। दूसरी बात ये है जो कि वहां पर क्रिमेशन में लंबी लाइन लग रही है, वहां पर जाकर के परिजन क्या करते हैं, तो उसको गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी सबकी है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है, ये प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, ये देश की भी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आज आप एक डेड बॉडी को जिस तरह से आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि जवाबदेही किसकी बनेगी। आप कह रहे हैं कि समझना पड़ेगा किसकी बनेगी। बिहार में प्रवाहित होकर जा रहा है, किसकी बनेगी? कौन सी सरकार की बनेगी? बिहार सरकार आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश से शव बह के जा रहे हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं, अगर बिहार में अगर कोई सब बह करके आ रहा है तो सब क्यों बह करके आ रहा है? उस समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस प्रदेश की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए, देश की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देश की भी, मैं कह रहा हूं, समाज से लेकर के देश तक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं वो चीज कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि किसी व्यक्ति या कोई व्यक्तिगत तरीके से किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी ये सबकी होनी चाहिए। मैं वो चीज कह रहा हूं। सूबे की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ पर, उनकी जवाबदेही यहाँ पर नहीं बनती। उसके बाद संजय गुप्ता जी, सीधा आपके पास आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने के बाद आरके मिश्रा जी से। सूबे की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, सूबे की मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिन्होंने ये कहा कि गांव-गांव अब संक्रमण नहीं फैल सकेगा, इसकी हम खुद जांच करेंगे, जाकर के धरातल पर उतर कर जाएंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को भेजेंगे जाकर के, और इसके साथ साथ लोगों को ये बताएंगे कि सारा खर्चा अब सूबे की सरकार उठाएगी। आपने मुझे अभी भी आरके मिश्रा जी नहीं बताया कि जवाबदेही किसकी बनेगी। क्या सूबे की सरकार की नहीं बनेगी, देश की बनेगी, लोगों की बनेगी? सीधा बताइए किसकी बनेगी। बस लोगों के अंदर से डर क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैं कह रहा हूं किसी सरकार ने कहा है जो कि आप जाकर के सबको गंगा में प्रवाहित करिए? किसी सरकार ने तो नहीं कहा। सरकार ने ये जरूर कहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का सारा खर्च हम उठाएंगे। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया ना कि अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे वाला होगा, उसकी मृत्यु होगी, उसका भी अंतिम संस्कार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। क्यों नहीं बस समझाया जा रहा है लोगों के डर? आप ये मान गए ना कि शव प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश से? कैसे नहीं हो रहा है? बिल्कुल, अगर नहीं हो रहा है तो ये 2000 लाशें आई कहां से?
2000 की लाशें आई कहाँ से? अगर सरकार ने कहा है, सरकार ने तो नहीं कहा है जो कि आप जाकर के सबको गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, या किसी व्यवस्था ने तो नहीं कहा है जो कि आप जाकर के सबको गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। तो नहीं, उसी बिल्कुल को नहीं। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार ने ये जिम्मेदारी जरूर है। कह दिया था कि अब जो बिहार से सटे जो शहर हैं उनका अंतिम संस्कार अब उत्तर प्रदेश से इधर नहीं आप कर सकते, ये जरूर सरकार ने कह दिया था। हालांकि जब किरकिरी हुई तो अपना बयान उन्होंने वापस ले लिया। संजय गुप्ता जी, जवाब दीजिए आप। जवाबदेही आखिर किसकी बनेगी? किसकी जवाबदेही बनेगी? जनता की जवाबदेही बनेगी। कोरोना से जूझे भी वो, अपनी सुरक्षा भी वही करें, और उसके बाद जब जान चली जाए तो गंगा में प्रवाहित करें, फिर भी जिम्मेदारी उनकी। क्यों प्रवाहित किया भैया? देखिए पल्लवी जी, मैं कहना चाहता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने भी वक्तव्य आज के मिश्रा जी का सुना, हालांकि बहुत अच्छी चर्चा हमेशा मिश्रा जी करते हैं, परंतु मैं किस तरह के उनके तर्क थे मैं सुन के हैरान था। देखिए देश के अंदर गरीब पैदा होना एक अपने आप के अंदर एक परेशानी है, और सरकारें इससे पल्ला झाड़ के हाथ खड़े कर चुकी है। अब वो पूछ रहे थे व्यवस्था के लिए क्या सरकार ने कहा है, तो इसी तरीके से सच्चाई तो है। ये कहना ये चाहते कि गरीब पैदा होना देश में क्या सरकार ने कहा है? अरे मिश्रा जी, शर्म आनी चाहिए। आपकी कितनी सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार है, लगातार बिहार में सरकार है, केंद्र में आप बैठे, और जहां अंतिम संस्कारों के लिए शमशान भूमियां आज पटी पड़ी हैं, उसके अंदर जगह नहीं है। लोगों को ब्लैक मार्केटिंग यहाँ तक बढ़ चुकी है कि 15 से 20 हजार रुपए एक व्यक्ति के संस्कार के लिए मांगे जा रहे हैं, जिससे डर करके लोग आज गंगा के अंदर प्रवाहित करते थे। आप मुझे बताइए कि किसी के परिवार जिनका कोई व्यक्ति होगा तो क्या वो गंगा पे प्रवाहित करने के लिए सोचेगा या उसका कोई अपमान करना चाहेगा? ये बहुत मजबूरी की उसकी मनोस्थिति सोचिए, उस परिवार की, उस घर की क्या स्थिति होगी। और उसके अंदर चुनी हुई सरकारें और उसमें बैठे सत्तारूढ़ के दल के वो नेता जो अपने आप के अंदर दल के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा परिभाषित करना चाहते हैं, पूरे विश्व का मसीहा बनना चाहते हैं। आज देश के अंदर किस तरह के हालात हैं, और मैं देखो, मैं इसमें राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ देखो उस गरीब आदमी की जिसको आज बेड मुयसर नहीं है। ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ बेड है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं है। और जैसा पल्लवी जी आप बता रहे थे कि आदमी के अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं, तो क्या बताइए आप मुझे मिश्रा जी, क्या दवाइयां आपने उपलब्ध करा दी है पूरी तरह से? क्या वहां पर आपकी चेकिंग ठीक हो रही है? वैक्सीनेशन आप कर पा रहे हैं? और अगर सारी चीजें ठीक है तो फिर ये लोगों के अंदर, और आपने शमशान भूमि के अंदर गरीब आदमियों का आपने संस्कार भी उपलब्ध करा दिया, तो ये स्थिति क्यों है? ये प्रश्न तो आपसे है ना, आप प्रश्न खुद ही पूछ रहे हैं। अरे प्रश्न ही आपसे था ये। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा हृदय विदारक ये दृश्य है। और जब इस तरह के हालात की बात करते हैं 70 सालों की, मैं पूछना चाहता हूँ कभी 70 सालों के अंदर इस तरह के आपने हालात देखे कि 2000 लाशें गंगा के अंदर बह रही हैं? तो इस तरह का, किस तरह का ये माहौल है, किस तरह का ये मंजर है। और मैं इस मंजर के अंदर कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ के किस तरह से चुनी हुई सरकारें बेशर्म हो गई हैं, किस तरह से वो लोगों को आगे बढ़कर के मदद करना नहीं चाहती हैं, और सारी जिम्मेवारी देश की जनता की और उन गरीब लोगों के ऊपर डालना चाहती हैं, जिनको वो किसी भी रूप में मदद नहीं कर पा रही। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। इसके साथ साथ इस बात का भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन असल में तो आप लोग गंगा मैया को रुला रहे हैं। अब जिस तरीके से लाशें प्रभावित हो रही हैं। पल्लवी जी, ये संजय जी का मैं बहुत सम्मान करते हुए मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, जो कि 70 सालों में जैसे कहा जो कि लाशों की इस तरह से दुर्गति नहीं हुई, तो 70 सालों में कोई महामारी भी नहीं आई। और जिस तरह से महामारी का ये जो फ्लैग नहीं आया, आप नहीं बताइए, फ्लैग नहीं आया क्या सन 96 में? क्या इस देश के अंदर आप मुझे बताइए कि जो ये आपने विषय रखा, बहुत सी महामारियां आई हैं, उनके टीकाकरण भी हुए, उनकी व्यवस्थाएं हुई है। संजय जी मेरी बातें वो जवाब दे रहे हैं संजय जी। आर.के. मिश्रा जी, मैं कह रहा हूँ जो कि इस तरह की महामारी जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, इस महामारी में मतलब सचमुच में एक ऐसा महामारी आया है जो कि हम लोगों के लिए खास करके अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये नया अनुभव सबके लिए था। जो सेकेंड वेव आया और जिस तरह से संक्रमण का दर बढ़ा, आपने देखा जो कि 4 लाख से ऊपर एक दिन का संक्रमण था। अब वहीं पर देखिए व्यवस्था जिस तरह से धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होती जा रही है। देखिए गलती किसकी रही, किसकी नहीं रही, किसकी दूरदर्शिता से थी, किसकी दूरदर्शिता नहीं थी, राज्य सरकार की गलती थी, प्रश्न पूछना चाहूंगा गलती थी। बिल्कुल, एक मिनट, हाँ, बहुत पूरी करें मिश्रा जी। किसकी थी?
मेरा ये कहने का मतलब है जो कि जहां पे भी गलती रही होगी, लेकिन जो व्यवस्थाएं अब सुदृढ़ हो रही है, सुधर रही है। अब देखिएगा जो संक्रमण है वो बहुत ही नीचे आ गया है, ग्राफ आ गया है, नीचे आ गया है। और जहां तक रिकवरी की बात है वो भी आकर के जो 80-79 के लगभग था, अब 84 से 85% की रिकवरी आ गई है। तो निश्चित तौर पर जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल आई है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा जो कि माँ गंगा को आपने रुलाया है, तो मैं उनके ऊपर मात्र इतना कहना चाहूंगा जो कि राहुल गांधी जी बिल्कुल बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन लोगों द्वारा इस तरह की अगर वक्तव्य दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक अफवाहों का बाजार गर्म होगा और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए बड़े नेता को एक स्टेटमेंट देने के लिए उसको 50 चीजें सोचनी चाहिए, जो कि हमारा स्टेटमेंट, हमारा वक्तव्य उसके ऊपर में क्या असर करेगा, उनकी स्थिति कैसे पैदा हो जाएगी। वो बोलना मना कर दे, विपक्ष बोलना इस चीज के लिए मना कर दे कि गंगा में लाशें प्रभावित हो रही है, मना कर दे। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब उन्होंने, अब एक चीज बताइए, सरकार या व्यवस्था ने ये तो नहीं कहा कहीं पे जो कि आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। अरे जो कहा सरकार ने वो भी कहाँ पूरा कर पा रहे हैं, सवाल तो यही है। अगर सरकार, आप सोचिए ना मिश्रा जी, गुप्ता जी उसके बाद बस आपके पास आ रही हूँ। मिश्रा जी आप सोचिए ना, क्या बेबसी रही होगी एक परिवार की कि उसने अपने ही अपनों को गंगा में प्रवाहित कर दिया। जितनी हमारे पास जानकारी है, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, हम लोगों के पास जो जानकारी पहुंच रही है, स्थानीय लोग लगातार यही कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की लकड़ियां तक महंगी हो रही हैं। जो लकड़ियां कभी फ्री में मिलती थी, 250 की मिलती थी, आज की स्थिति ये हो चुकी है कि वो लकड़ियां हजार रुपए में बिक रही है। और अंतिम संस्कार करने का पैसा तो उत्तर प्रदेश में नहीं, कालाबाजारी के मामले में आप ये बिल्कुल नहीं, इससे इनकार नहीं कर सकते मिश्रा जी। 20-20 हजार तक रुपए लिए जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, नहीं कर सकता वो परिवार अंतिम संस्कार। देखिए आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, निश्चित तौर पर आपने अध्ययन किया होगा। अगर हम भी अगर किसी पार्टी से हैं तो हमने भी इसके पीछे रीजन ढूंढा होगा, आखिर रीजन क्या है। आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई। तो हमने देखा है, जहां तक आपका अनुभव है, मैं आपका, ठीक है आपका अनुभव है, अपना परिप्रेक्ष्य है, लेकिन मेरा जहां तक अनुभव है इसमें ये है जो कि जो 4 व्यक्ति जो इसमें अपने परिवार को छोड़ करके कोई समाज के भी, हमने भी 2-4 जगह ऐसे देखा है, हमने अपने आंखों के सामने में देखा है, 4 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं वहां पर डेड बॉडी को ले जाने के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है जो कि क्रिमेशन ग्राउंड में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जो वहां पर लोग लाशें जो है सो डेड बॉडी जो है सो बिल्कुल ये हो जाता है, उसकी रोटरी के स्थिति में आ जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लोग अभी दहशत में हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उस डर की वजह से, क्योंकि लोग जा नहीं पा रहे, इसकी वजह से लोग वहां पर दफना रहे हैं रेतों में और उन्हें प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पर भी अभी भी आपको जवाब देना पड़ेगा मिश्रा जी कि सरकार के वो दावे कहा गए कि अंतिम संस्कार सरकार करेगी, अभी भी प्रश्न उसी तरीके से बना हुआ है। गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहते थे? गुप्ता जी वेट कर रहे थे, आ रही मिश्रा जी आपके पास। गुप्ता जी मैं 2 लाइनें कहकर के अपनी बात को शुरू करूंगा। यहाँ पर कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। तलाश तो आशियाने की थी, घर मिल रहा है कब्रिस्तान में, जहाँ तहखानों में तहखाने लगे हैं। ये किस तरह के मंजर इस देश के अंदर आ गए? ये क्या ये अच्छे दिन यही है? क्या राम राज्य यही है? मैं इस बात को शुरुआत करते हुए कहना चाहता हूँ, अभी मिश्रा जी कारण तलाश रहे थे, तो मिश्रा जी मैं कारण बताता हूँ कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है, 40 लाख लोगों को आरसी की डुबकी आप ही की सरकार ने लगवाई है। और यूपी के अंदर इस महामारी के समय पे पंचायत के चुनाव आप ही ने कराए हैं। बंगाल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आप ही की सरकार ने कराई है। और सेकेंड वेव जो आई है, ये मैंने कह रहा हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO कह रहा है कि ये वेव आने के पीछे ये सरकार, जो चुनी हुई सरकार है और उनके जो डिसीजन है, ये उसके पीछे उसका कारण है। ये मैंने कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। ठीक है, तो आज आपको ये समझना पड़ेगा, आप विपक्ष को इसके अंदर उंगली उठाना चाहते हैं। अच्छा आप हम बताएं कि हम विपक्ष के नाते आज ये प्रश्न पूछे या नहीं पूछे, आप बताइए। जब इस तरह के हालात हैं कि दवाएं है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, अस्पताल है नहीं, आप मुझे बताइए खाने के सामान 40% महंगे हो चुके हैं, आज गरीब आदमी के पास काम रोजगार है नहीं, तो किस तरह से वो, आप ये बताइए कि किस तरह के बदहवासी के ये हालात हैं। और आपको मैं साधुवाद देता हूँ, एक बात तो आपने स्वीकारी है कि शमशान भूमियां पटी पड़ी हैं, वहां स्थान नहीं है, वहां बहुत वेटिंग है। ये कारण क्या है?
इसके जिम्मेवार कौन है? ये प्रशासन है, ये सरकार है, और सरकार में बैठे हुए वो सत्तारूढ़ दल है जिन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं बनाए और जिन्होंने ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने बच्चे पहले मर गए थे। तो ये सरकार की और चुनी हुई सरकारों की और वहां के प्रशासन की असफलता है, हमें समझना पड़ेगा। हालांकि राजनीति का समय नहीं है, हम राजनीति करना नहीं चाहते, मगर मैं संवेदना अपनी व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो राम राज्य आज आप दिखाए, असल में तो इससे तो रावण राज्य ही ज्यादा अच्छा होता। अगर इससे बेहतर होता कि आप रावण राज्य देते, इससे ज्यादा दुर्गति और इससे ज्यादा भयावह स्थिति हमने अपने जीवन के अंदर ना देखी ना सुनी। मिश्रा जी। संजय जी, एक चीज आपने कहा जो कि मैं प्रश्न पूछूं या ना पूछूं, आपको पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार है। ये कोई विपक्ष के नाते ही नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते भी आपको पूरा अधिकार है जो कि आप हमसे प्रश्न करें। निश्चित तौर पर देखिए, प्रश्न करने का अधिकार यहाँ पर 136 करोड़ जनता को है और केंद्र में अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जहां तक बात है, आप उत्तराखंड के 40 लाख लोगों की बात करी जो आस्था की डुबकी लगाए, यूपी की बात करी, अगर साथ साथ यहीं पर अगर महाराष्ट्र की भी अगर बात कर लेते जहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, 70,000 से अधिक मौत हुई है, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि आप बिल्कुल एक सेलेक्टिव ना होकर के एक आप बहुत अच्छा इस चीज को आप उठा रहे हैं और हर एक विषय को एक समानांतर रूप दे रहे हैं। लेकिन जब गंगा जी महाराष्ट्र जाती है क्या? आज का विषय गंगा जी है। गंगा जी महाराष्ट्र में जाती है क्या भाई साहब? अरे आप सुनिए तो सही, आप गंगा जी में बताइए ना। नहीं, गंगा जी अगर आपको यूपी में नजर आती है और उत्तराखंड में नजर आती है तो ये 70,000 मौतें वहां पर कैसे हो गई? इसकी भी तो आप एक बार समानांतर आप इसका जवाब तो दे देते। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस तरीके से अभी तक आप ये बताइए, पहचान तक नहीं हो पा रही है उन शवों की। आप दूसरे राज्यों पर जा रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन अगर संवेदनशील मुद्दा है ये, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। आप अगर आप सेलेक्टिव प्रश्न ना करें ना, सेलेक्टिव प्रश्न नहीं, आप तो आप कहना चाहते हैं कि अगर कोई सवाल करे, विपक्ष सवाल करे या फिर कोई सरकार से सवाल करना चाहता है तो वो सारे राज्यों को देख के सवाल करे जा करके। जो WHO के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, WHO के बारे में बताइए, जिन्होंने ये बात कही है। संजय, और लैंडसेट के बारे में बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ मेरा एक कहने का मतलब है जो कि आप सेलेक्टिव अगर बात करते हैं ना, तब आपके अंदर में वो भावना आ जाती है जो कि हाँ सचमुच में आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति न करते WHO को कंडेम कीजिए ना सर। मैं WHO की भी बात कर रहा हूँ। WHO ने अगर 97,000 गाँवों में, आप सुनिए इधर 97,000 गाँवों में जाकर के वहां पर अगर टेस्टिंग करी है और WHO ने अगर सराहा है उस चीज को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उसके क्रियाकलाप के ऊपर में, कार्यशैली के ऊपर में सराहा है, तो वो भी आप एक बात करिए ना। फिर आप तो सेलेक्टिव नहीं होइए ना। अगर आप बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो सेलेक्टिव नहीं होइए। मेरा ये कहने का प्रश्न है और कोई प्रश्न नहीं है। आपने अगर प्रश्न उठाया 2000 डेड बॉडी अगर गंगा में बहती है, निश्चित आपका सवाल वाजिब है और ये होने का मतलब नहीं है अगर मान लीजिए प्रशासन की कहीं पर गलती है, स्वीकार करने के लिए विपक्ष पर यह आरोप, आप पर यह आरोप केंद्र सरकार की तरफ से कि आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं अगर सेलेक्टिव जवाब हो जाते हैं तब समझ में आता है जो ये पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जो आपके सवाल का ही जवाब ले रहे हैं ना, आप लोगों ने आरोप लगाया है ना, आप गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। चलिए गुप्ता जी जवाब दीजिए। जी पल्लवी जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस देश के अंदर चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे एक आम नागरिक अगर सवाल पूछे चुनी हुई सरकारों से, तो या तो वो पाकिस्तानी हो जाता है या वो खालिस्तानी हो जाता है, किसान खालिस्तानी हो जाते हैं और वो सेलेक्टिव भी हो जाते हैं। आज हम WHO को कोट कर रहे हैं तो वो भी सिलेक्टिव है, आज लैंडसेट को हम कोट कर रहे हैं वो भी सिलेक्टिव है। और देखिए समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने पढ़ाई की नहीं है और पढ़ाई के बाद जब एग्जाम का समय आता है, टफ समय आता है, उस समय पर जब आपने पढ़ाई नहीं की तो आप जवाब क्या देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी, आप बताइए कितने अस्पताल आपने 7 सालों के अंदर इस देश के अंदर नए निर्माण किए जो आज काम आते? मैं जवाब सुनिए ना, सुन लीजिए। वैसे मिश्रा जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा, आप इसका जवाब दीजिएगा मिश्रा जी। गुप्ता जी आरोप ये था, सवाल मेरा आपसे ये था कि अवसर तलाश रहे हैं आपदा में आप लोग।
मैं 1 मिनट आपसे वही तो विनती मैं उसी पे आ रहा हूँ हाँ। कि जब ये सारे काम है और आज वही तो आपको बता रहा हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो इस देश में प्रश्न पूछेगा उसको आपदा में अफसर की बात करेंगे। अरे आपदा में अफसर तो आपके प्रशासन के लोग आज ढूंढ रहे हैं। जब 20,000 रुपए ब्लैक के अंदर किसी की लाश चलाई जा रही है, जब रेमडेसिविर जो 899 रुपए का है, लाखों रुपए में बिक रहा है, आपकी सरकारें का नहीं है, कहाँ सो रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है? आपदा में अफसर आप हमें कह रहे हैं, आपदा में अफसर आपका प्रशासन ढूंढ रहा है। ठीक है गुप्ता जी, मिश्रा जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। अब देखिए क्या है, मैंने ये कहा मात्र जो कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए इस महामारी के अंदर में। लेकिन सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जब अगर आप कैसे नहीं आप करते हैं, जब आप यूपी में चुनाव की बात करते हैं, बंगाल में चुनाव की बातें करते हैं, वहीं पर किसान के आंदोलन की बात क्यों नहीं करते आप? जहां पर इस तरह से अराजकता फैली हुई है, वहां जब आप बात नहीं करते तो लगता है ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है। पहली बात। दूसरी बात का जवाब मैं दे रहा हूं, एक एम्स बना था माननीय प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में एक एम्स बना था, मनमोहन जी के टाइम में एक एम्स बना था, 6 एम्स बना है वाजपेयी जी के टाइम। सुनिए भाई साहब, आपको जानकारी पढ़ के नहीं आते हैं आप? अरे मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, मैं आपको डाटा भेज दूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ। और वाजपेयी जी के टाइम में और मोदी जी के टाइम में कितने एम्स बने वो भी डाटा आप ले लीजिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, वो भी डाटा ले लीजिएगा संजय जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, देखिए और कितने लाखों अस्पताल कांग्रेस के रिजिम में बने। संजय जी ये पब्लिक डोमेन में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। नहीं, आपके कार्यकाल में ऑक्सीजन के अभाव में देख लीजिएगा, नहीं है, आप देख लीजिएगा जो आपको याद है कि नहीं है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए कालाबाजारी अगर कहीं होती है वहां पर जाकर बिल्कुल काला बाजारों को संरक्षण देते हैं आप। अब देखिए अब वही आप वो प्रश्न आपने सब ये बताइए ना, विनीत काला आज भाग गया, क्यों भाग गया? अब बताइए जो कालाबाजारी को कौन विनीत काला भाग गया क्यों? कालाबाजारी को कौन संरक्षण देगा? कोई देगा संरक्षण? कभी नहीं। अगर एक सही अगर सरकार है तो निश्चित रूप से कालाबाजारी को कोई संरक्षण नहीं देगा। मिश्रा जी यहीं पर जब ठीक है मिश्रा जी, यहीं पर जब मिश्रा जी जो अज्ञात शव है उनकी जिम्मेदारी किसकी, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए मिश्रा जी। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति का है, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो सरकार में कोई बैठा हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। मैं एक की जिम्मेदारी क्यों कहूं मैं? क्या उस समाज की जिम्मेदारी नहीं? अगर किसी के घर से अगर डेड बॉडी जाती है तो वहां पर 5 नहीं 10 कंधे होने चाहिए, वहां क्यों नहीं होता? क्रिमेशन ग्राउंड में जब भले ही आपको डेड बॉडी अगर वो होने की पोजीशन में हो, सड़ने की पोजीशन में हो, फिर भी वहां पर जाकर के उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं होती? ये उसके ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ये क्यों नहीं होगा? वो डेड बॉडी को किसी सरकार ने और किसी व्यवस्था ने ये नहीं कहा जो कि आप डेड बॉडी बिल्कुल 4 कंधे क्यों नहीं मिलते? इसके साथ साथ जवाब इसका भी फिर सरकार को देना चाहिए कि जो सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं वो आखिर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? अगर सरकार ने कहा कि जिम्मेदारी हम पूरी लेते हैं अंतिम संस्कार से लेकर के इलाज तक की, तो वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जिम्मेदारी इसकी और जवाबदेही इसकी भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चक्रव्यूह में मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन सवाल अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं कि जो गंगा नदी में शव प्रवाहित हो रहे हैं उनकी जवाबदेही किसकी बनेगी? राज्य सरकार बिहार की, या फिर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की, या फिर केंद्र में बैठी बीजेपी की? बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।